नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज है तारीख 6 जून 2026। ठीक है। और आज की डेट में हम देखने वाले हैं द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में छपने वाले उन प्रमुख आर्टिकल्स को जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। साथियों, यह वीडियो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो आर्टिकल देखेंगे कि इंडिया को ये जो अभी अंतरराष्ट्रीय जो पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया गया, उसके अवसर पर क्या है 100वां रामसर साइट इंडिया को मिल गया है। तो ये एक न्यूज़ देखेंगे, रामसर साइट होती क्या है। इसी के साथ साथ हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी एक मिस्टी इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया जो कि मैंग्रोव्स जो होते हैं उनको बचाने के लिए इनिशिएटिव हमें देखने को मिलता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2026 में क्या है 7.7 रहने वाला है। तो जीडीपी क्या है और इससे संबंधित जो फैक्ट हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे। अगला आर्टिकल आप यहाँ पर देख रहे हो ट्यूबरक्लोसिस से टीबी, जो कि क्या है इंडिया के अंदर अभी क्या है एक नए प्रकार का जो वैक्सीन है उसके ट्रायल की बात की जा रही है। तो बेसिकली ये ट्रायल सफल हो जाता है तो इंडिया को क्या फायदा होगा और ट्यूबरक्लोसिस के कुछ की फैक्ट को भी यहाँ पर हम देखेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ चाइना के अंदर अभी एक डिस्कवरी हुई है जिसके अंदर हमें क्या है एक नए प्रकार का जो डायनासोर है उसके फॉसिल्स मिले हैं जिसके क्या है 4 पंख हमें नजर आते हैं। इसी के साथ साथ एक आर्टिकल हमें और देखने को मिलता है जो कि हाइना से संबंधित है, जो कि इथोपिया के अंदर जो अर्बन वेस्ट है उसको बड़े पैमाने पर कम करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आसाम रीजन है वहां पर एक जो ग्रेको नाम का क्या बोलते हैं स्पीसी है उसकी डिस्कवरी हुई है। अब यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं हम इन सभी चीजों को क्या है अभी डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आर्टिकल है वो हमें देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी 5 जून को कल सेलिब्रेट किया गया और इसी अवसर पर हमें देखने को मिला इंडिया के अंदर 100वां रामसर साइट को भी ऐड कर दिया गया है। और ये जो 100वां रामसर साइट है वो हमें सुराहातल बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। और इसका जो नाम है वो आप देख सकते हो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी था वह बेसिकली हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसको रामसर साइट के अंदर शामिल कर लिया गया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेटलैंड ये जो पूरा का पूरा सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है यह वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में इसको लिस्ट किया गया है जो कि रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आता है। अब ये रामसर कन्वेंशन होता क्या है इसको आइए डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा ये होगा कि बेसिकली जो इंडिया के अंदर वेटलैंड कंजर्वेशन एफर्ट है वो बढ़ रहा है। इस चीज का यहाँ पर हमें प्रतीक देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर इस प्रकार से जो एक प्रकार से बायोडाइवर्सिटी है उसको यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है जो हम क्लाइमेट रेजिलिएंट एक प्रकार से अपनी पॉलिसी है दर्शा रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। और इसी के साथ साथ वाटर सिक्योरिटी, इन सभी को क्या है ये जो कदम है ये प्रदर्शित कर रहा है कि इंडिया इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो 100वां रामसर साइट है उसके की फैक्ट क्या है। तो यहाँ पर सुरहा ताल के अंदर ये देखने को मिला उत्तर प्रदेश के अंदर जो कि बलिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। अब ये जयप्रकाश नारायण जो बर्ड सेंचुरी है उसके अंतर्गत ये पूरा वेटलैंड आता है जिसको 2002 के अंदर ये बेसिकली बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। इसी के साथ साथ ये जो पूरा बर्ड सेंचुरी है या दूसरे संदर्भ में कहें जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी और ये पूरा का पूरा वेटलैंड है ये क्या है एक ऑक्सबो लेक पर बना हुआ है। अब ऑक्सबो लेक आप सभी जानते होंगे कि मान लीजिए एक नदी बह रही है और ये नदी क्या करती है कुछ इस प्रकार से एक टाइम पर मुड़कर इस प्रकार से क्या करती है एक प्रकार से एक नया रास्ता बना लेती है।
अब इस सिचुएशन में क्या है, ये जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन अब समय के साथ क्या है, नदी अब क्या करेगी, सीधी बहने लग जाएगी और इसी के पास में क्या है, एक गोलाकार जो झील है, तालाब है, वह बन जाएगा। और ये जो नदी से कटकर अलग हुआ अलग पार्ट है, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर एक प्रकार से जो माइग्रेटरी बर्ड है वो बहुत बड़े पैमाने पर आती हुई नजर आती हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा बर्ड सेंचुरी है या वेटलैंड है, इसकी वजह से बड़े पैमाने पर इरिगेशन प्रोवाइड किया जाता है खेतों के अंदर, एग्रीकल्चर जो लोकल लेवल पर किया जाता है। इसी के साथ साथ ये जो पूरा का पूरा वाटरलैंड सिस्टम है, ये ग्राउंड वाटर को डिस्चार्ज करने में, रिचार्ज करने में बेसिकली क्या है, अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि जब भी मॉनसून का समय आता है तो इसका लगभग 25,000 हेक्टेयर जो पूरा का पूरा इलाका है वो बेसिकली क्या है, पानी से भर जाता है। और इस प्रकार से एक एक्सटेंसिव वेटलैंड का निर्माण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो वेटलैंड है, बार बार हम इस शब्द का यूज कर रहे हैं, अब ये आखिरकार है क्या? अब वेटलैंड का मतलब होता है ऐसी दलदली जमीन, ठीक है, बेसिकली जो कि क्या हो, मार्शिश के रूप में हो या फिर फेन के रूप में हो, पीट लैंड के रूप में हो, या फिर आर्टिफिशियली वाटर बॉडी हो, या फिर मानव के द्वारा उसको निर्मित किया गया हो। यानी ये मार्शी, फेन, पिटलैंड है, चाहे ये नेचुरल भी हो सकते हैं या फिर इनको मानव के द्वारा निर्मित किया गया भी हो सकता है। और ये सारे के सारे डेफिनेशन किसके अंतर्गत बताई गई है? रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत बताई गई है। साथियों, रामसर कन्वेंशन ईरान के अंदर वेटलैंड को बचाने की एक मुहिम है, उसी के अंदर ये डेफिनेशन बताई गई है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, ये फ्रेश वाटर के भी हो सकते हैं और ब्रैकिश वाटर के भी हो सकते हैं और मरीन इकोसिस्टम भी इनका हो सकता है। इसी के साथ साथ यह जो पूरे के पूरे वाटर बॉडी हैं वो टेम्परेरी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं, या फिर ये वाटर लॉक्ड एरिया भी हो सकते हैं। इसी के साथ साथ मरीन वाटर या इनका जो पूरा डेप्थ है वह 6 मीटर तक का होना चाहिए लो टाइड के अंदर। यानी जब लो टाइड आता है तो उस दौरान इनकी जो गहराई है वो 6 मीटर के आसपास होनी चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर रामसर कन्वेंशन के अंदर मेंशन किया गया है। तो ये इसका क्या है, मेन पॉइंट आपको नजर में आता है। अब देखो, ऐसी कोई, दूसरे शब्दों में आप ये समझो, ऐसी कोई भी वाटर बॉडी जो कि क्या है, नदी ना हो, दूसरी बात ना ही कोई वो बड़ा महासागर हो। ठीक है, अब छोटे छोटे वाटर बॉडी हैं जो कि छिछली हैं और मडी हैं, यानी उसके अंदर बहुत सारा दलदली है और वहां पर क्या है, बहुत सारा इकोसिस्टम पाया जाता है, बर्ड्स और वेजिटेशन और भी अन्य प्रकार के इंसेक्ट, फ्लोरा और फाउना, वह सभी एरिया क्या कहलाता है, वेटलैंड कहलाता है। ये आपको पहली बात ध्यान में रखनी है। ये तो थी वर्ल्ड लेवल पे इसकी डेफिनेशन। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर वेटलैंड की क्या डेफिनेशन है, तो हमें देखने को मिलता है कि 2017 में हमने वेटलैंड के लिए कुछ रूल बनाए थे। उसमें हमने कहा था कि जो रिवर चैनल्स होते हैं वो भी क्या है, वेटलैंड हो सकते हैं। इसी के साथ जो पैडी फील्ड होते हैं जहां पर आप क्या है, चावल उगाते हो और उसके बाद जो पूरा का पूरा एरिया क्या है, दलदल एरिया में बदल जाता है, उसको भी क्या है, हम वेटलैंड के अंदर बेसिकली क्या है, इंक्लूड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो एग्रीकल्चरल पोंड है, तालाब है, इसी के साथ सॉल्ट पैन है जहां पर नमक का उत्पादन होता है, या इरिगेशन टैंक है जो कि मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, इन सभी को क्या है, वेटलैंड की श्रेणी में इंडिया के अंदर रखा जाता है। तो ये वेटलैंड क्या है, इसको हमने डिटेल में जिक्र कर लिया। इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर इसकी क्या डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं कि ये वेटलैंड जो है उसको बचाने के लिए एक समय पर देखो, वेटलैंड का जो इंपॉर्टेंस है वो आप इस आधार पर समझ सकते हो। अभी हम बात करेंगे कि इसको बचाया क्यों जाना चाहिए। ठीक है, बचाने के लिए हमने किया क्या, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि ये वेटलैंड है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली क्या है, जो वेटलैंड है वहां से क्या होता है, एक वाटर सिक्योरिटी बनी रहती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जो पानी है वो जमीन के अंदर जाता है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, और जो रिवर होते हैं उनका फ्लो भी मेंटेन रहता है, और वाटर की अवेलेबिलिटी
एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर क्या है मेंटेन रहती है। इसी के साथ साथ जब फ्लड वगैरह आते हैं तो उनको भी कंट्रोल करने का काम ये वेटलैंड करते हैं। इसी के साथ साथ ये एक प्रकार से नेचुरल स्पॉन्जेस के रूप में बेसिकली यूज हम इनको करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत तेजी से बाढ़ आई और बाढ़ आने के बाद अगर दलदली जमीन होगी तो वहां पर बाढ़ का जो बेसिकली जो पानी है अगर वो ठोस हुआ तो उसको डिस्ट्रक्ट करते हुए आगे आएगी। अगर वो क्या बोलते हैं बहुत वहां पे ही पानी हुआ, अगर समुद्र के किनारे यहाँ पे जहाँ पे फ्लड आ रहा है तो वो बेसिकली उसी पानी के साथ मिलके और ज्यादा फ्लड को बढ़ा देगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो वेटलैंड होते हैं वो एक इस प्रकार से स्पंज की तरह काम करते हैं। ठीक है, स्पंज आप सभी समझते हो, सोफा या फोम जिसको कहते हैं। अब दलदली जमीन पर पानी आकर टकराती है और फिर वापस क्या करती है, लौट जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, ये एब्जॉर्ब करती है एक्सेस रेनफॉल को। इसी के साथ जो फ्लड आते हैं उसके रिस्क को भी कम कर देता है। इसी के साथ और क्या इसके फायदे नजर आते हैं, क्लाइमेट के अंदर रेगुलेशन करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेजर कार्बन सिंक की एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व रहता है। क्यों मैंने बताया, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे फ्लोरा और फाउना पाए जाते हैं। अब जो फ्लोरा है वो क्या करते हैं, एक प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड है एनवायरनमेंट के अंदर उसको सोखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सोखते हैं और सोखने के बाद ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है स्टोर कार्बन इन सॉइल, जो कार्बन है उनको सॉइल के अंदर स्टोर कर लेते हैं और वेजिटेशन को भी। इसी के साथ यह एक प्रकार से जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको दूषित होने से बचाता है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलता है, यानी बड़े पैमाने पर जीव जंतु इस स्थान पर वास करते हैं। और देखा जाए तो दुनिया का जो अर्थ का बेसिकली 60% जो लैंड है, जमीन है, वो वेटलैंड के अंदर बेसिकली वेटलैंड के अंदर ही आता है। इसी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि 40% जो प्लांट और एनिमल स्पीसी हैं वो क्या है, इसी वेटलैंड पर आता है, बेसिकली हमें नजर आती हैं। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो अर्थ का सिर्फ और सिर्फ 6% एरिया कवर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर फ्लोरा और फौना के संदर्भ में देखें तो यह क्या है, 40% एरिया को बेसिकली जो जानवर जीव जंतु हैं वो इसके ऊपर वास करते हैं। तो आप इसकी इंपॉर्टेंट इससे ही समझ सकते हो कि इतना छोटा होने के बावजूद भी, इतना कम होने के बावजूद भी यह दुनिया के 40% जो फ्लोरा और फौना है उनका जीवन यहाँ से चलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर नेचुरल वाटर सप्लाई करता है। ठीक है, उसको प्योरीफाई करता है। कैसे, बेसिकली क्या है, ये फिल्टर की तरह काम करता है। इसी के साथ साथ जो सेडिमेंट होते हैं, जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, प्रदूषण होता है, उसको सिंक करने का काम ये वेटलैंड करते हैं। और ये इस प्रकार से जो वाटर की क्वालिटी है उसको क्या है, इम्प्रूव करता है। और इस प्रकार से इसको कई बार किडनी ऑफ द लैंडस्केप के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, किडनी ऑफ द लैंडस्केप किसके नाम से किसको जाना जाता है, वेटलैंड को जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किडनी ऑफ द वेटलैंड इज, किडनी ऑफ द लैंडस्केप इज वेटलैंड। ठीक है, ये हमारा अगला पॉइंट हो गया। इसी के साथ साथ ये क्या है, बहुत बड़े पैमाने पर जो लोग हैं उनको लाइवलीहुड भी सपोर्ट करवाता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर इमेज के अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि जमीन के अंदर इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, मैंग्रोव भी यहाँ पर वेटलैंड के पास में देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में अभी अगले आर्टिकल में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जमीन के नीचे है, पानी के नीचे। अब यहाँ पर क्या है, जो मछलियां हैं छोटी छोटी वो आकर रहती हैं। ठीक है, और मछलियां आकर रहती हैं तो इससे क्या होता है, जो फिशरमैन हैं उनको मछलियां पकड़ने में आसानी होती है। दूसरी बात, यहाँ पर हमने देखा कि पैडी फील्ड को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। और ये बेसिकली क्या है, नदियों के पास में और ऐसे एरिया के पास में होती है जहां से पानी प्राप्त होता है। इस वजह से एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड आती हैं। ठीक है, और माइग्रेटरी बर्ड के आने की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर जो लोग हैं उन पक्षियों को देखने के लिए जाते हैं। तो इको टूरिज्म भी बड़े पैमाने पर नजर आता है। इसी के साथ साथ फोडर एंड वाटर रिसोर्स के रूप में हम यहाँ पर इनका बहुत बड़े पैमाने पर यूज करते हैं। फोडर का मतलब बेसिकली हम यहाँ से क्या है, अपने जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो यहाँ से निकालते हैं, चाहे वो मछली के रूप में हो गया, चाहे वहां पर और अन्य प्रकार के जो पेड़ पौधे उगते हैं।
इसी के साथ साथ यहाँ पर कोस्टल का प्रोटेक्शन करने में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं वेटलैंड एरिया के अंदर क्या होता है, मैंग्रोव का उत्पादन होता है या मैंग्रोव के पेड़ पाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ ये क्या है, कोस्टल जो वेटलैंड है वो बेसिकली क्या है, जो आने वाले स्टॉर्म है, जो बड़े बड़े तूफान हैं या फिर बड़े बड़े साइक्लोन हैं और सुनामी है, उन सभी को क्या है, रिड्यूस करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी इंपॉर्टेंस अब अच्छे से समझ गए होंगे कि बेसिकली वेटलैंड की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, और वेटलैंड अभी क्या है, 100वां वेटलैंड शामिल किया गया है और डेफिनेशन क्या है हमने डिटेल में बात कर ली। अब हम बात करते हैं, चूंकि अब देख लिया आपने कि इसको संरक्षित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हमें ये सारे फायदे अगर प्रकृति से प्राप्त करने हैं तो यहाँ पर इसी वजह से क्या है, वर्ल्ड लेवल पे हमने क्या किया, एक कन्वेंशन किया और उस कन्वेंशन को बोला जाता है रामसर कन्वेंशन। और ये 1971 में किया गया था रामसर के अंदर, जो कि ईरान के अंदर हमें देखने को मिलता है। ईरान के रामसर शहर के अंदर 1971 में रामसर कन्वेंशन किया गया और जिसको रेक्टिफाई किया गया या इन्फोर्स किया गया 1975 में। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये क्या है, ऐसी ट्रीटी है जो फोकस करती है सिंगल इको सिस्टम के ऊपर और इंडिया भी इसका है 1982 में क्या है, इसका पार्ट बन गया। और अगर इंडिया के अंदर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत जो साइट्स हैं उनकी बात करें तो पहले 2 साइट हमें देखने को मिलते हैं कि चिल्का लेक को भारत का पहला बेसिकली क्या बनाया गया, रामसर साइट बनाया गया। दूसरे नंबर पे हमें देखने को मिलता है कोलाडियो नेशनल पार्क। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि आज के टाइम पे 172 से भी ज्यादा सिग्नेटरी इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, जिन्होंने बोला है कि हम जो बेसिकली वेटलैंड है उसको अपने एरिया के अंदर कंजर्व करने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो पूरा रामसर कन्वेंशन है इसके 3 पिलर हैं, यानी 3 काम करना प्रमुख रूप से यहाँ पर उद्देश्य के रूप में हमें नजर आता है। पहला काम क्या है कि यहाँ पर क्या है, कंजर्वेशन करना इंटरनेशनली जो इम्पोर्टेंट वेटलैंड है उन सभी को, पहला काम। दूसरा काम है कि जो वेटलैंड है उसका सही प्रकार से यूज किया जाए या फिर जो गवर्नमेंट है उसको किस प्रकार से यूज किया जाए उसको सिखाने को। ठीक है, वेटलैंड का यूज किस प्रकार से गवर्नमेंट करे वो उसको सिखाया जाए, ये इसका काम है। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम, यानी जहां पर वेटलैंड सिस्टम है वहां पर क्या है, बेसिकली इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो, ताकि क्या है वहां पर पाई जाने वाली जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और भी अन्य प्रकार के फ्लोरा और फौना है उन सभी को सेव किया जा सके। तो हमने यहाँ पर अब डिटेल में देख लिया कि किस प्रकार से वेटलैंड हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात आती है कि इन्हीं वेटलैंड के पास में हमें जो मैंग्रोव्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मैंग्रोव के लिए हालांकि क्या है, आप यहाँ पर एक अलग से पूरा टॉपिक ही देख सकते हो। कई दिनों से ये न्यूज में चल रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है, मिस्टी इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। अब ये मिस्टी इनिशिएटिव के अंतर्गत हमने एक प्रण लिया है या एक प्रकार से हमने निर्धारित किया है कि अपने देश के अंदर जो मैंग्रोव हैं उनके पौधों को बचाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो मैंग्रोव्स हैं वह डेफिनेशन क्या होती है उनकी। तो मैंग्रोव्स आर सॉल्ट टॉलरेंट ट्री, ठीक है, और श्रब्स। ठीक है, मैंग्रोव क्या है, एक प्रकार के पेड़ हैं या फिर झाड़ियां हैं जो कि क्या है, सॉल्ट टॉलरेंट होती हैं, यानी वह खारे पानी के अंदर भी क्या है, जीवित रह सकती है। इसी के साथ यह मुख्य रूप से जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर, जो कोस्टल रीजन है वहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, अब सब ट्रॉपिकल रीजन को आप यहाँ पर मैप में देखिए। इंडिया के अंदर बेसिकली क्या है, आप यहाँ पर देखते हो कि सब ट्रॉपिकल रीजन यहाँ पर हमें गुजरता हुआ नजर आता है और यही रीजन है कि यहाँ पर आप देखोगे कि इंडिया के जो कोस्टल एरियाज हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं, सुंदरबन हो गया, इसके अलावा महानदी हो गया, कृष्णा गोदावरी हो गया, गोवा हो गया, रत्नगिरी हो गया और गुजरात हो गया, कावेरी डेल्टा हो गया, इन सभी एरिया में हमें बड़े पैमाने पर जो मैंग्रोव्स हैं वो ग्रो होते हुए नजर आते हैं। और इसी के साथ अगर आप स्टेट वाइज कंपेयर करना चाहे तो
आप देख सकते हो वेस्ट जो बंगाल है वो फर्स्ट नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पे हमें गुजरात के अंदर मैंग्रोव देखने को मिलते हैं और तीसरे नंबर पर हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, अंडमान और निकोबार आइलैंड हमें तीसरे नंबर पर देखने को मिलते हैं मैंग्रोव के क्या बोलते हैं ग्रोथ के आधार पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडिया का बेसिकली 100वां रामसर साइट यहाँ पर मिल चुका है और इसके बेसिकली क्या है कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने बात कर ली कि मैंग्रोव होता क्या है और इसका बेसिकली फैलाव कहाँ पर है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि आमतौर पर क्या है ये एस्चुरीज के पास, डेल्टा के पास, लगून के पास, ठीक है, यहाँ पर क्या है उगते हैं। अब आप सभी को पता होगा एस्चुरीज का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, लगून का मतलब, चलिए फिर भी बता देते हैं। बेसिकली क्या है यहाँ पर आप मैप से समझिए कि बहुत सारी नदियां इस प्रकार से पूरे भारत से निकलती हैं, यमुना, गंगा, फिर उसी के साथ ही तिब्बत से इंडिया में आती हुई, बांग्लादेश से आती हुई, फिर यहाँ पर आती है ब्रह्मपुत्र रिवर। इस प्रकार से क्या है गंगा, सोन रिवर, बहुत सारी नदियां इस प्रकार से आके क्या है एक एरिया में मिल जाती हैं। ठीक है, तो जब वह एक एरिया में मिल जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं एस्चुरी। ठीक है, जब बहुत सारी नदियां आपस में एक जगह पर आकर मिल जाती हैं उसको हम बोलते हैं एस्चुरी। और जब बेसिकली क्या है एक नदी बहुत सारे टुकड़ों में कट जाती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है एस्चुरी और डेल्टा के बीच में। तो ये हमने डिटेल में देख लिया व्हाट इज एस्चुरी और व्हाट इज लगून डेल्टा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं व्हाट इज लगून। लगून बेसिकली क्या है जो बेसिकली एक प्रकार से नदी है, नदी से पूरा अलग हुआ जो पार्ट है उसको हम लगून कहते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है फ्रेश वाटर की हो सकती हैं या फिर बेसिकली सी वाटर की भी हो सकती हैं या फिर इन दोनों का मिक्सचर भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप मैप में देखोगे तो बेसिकली नदियों के माध्यम से यहाँ पर आप देखोगे फ्रेश वाटर आता है। ठीक है, अगर गुजरात के एरिया को देखोगे फ्रेश वाटर आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे समुंदर के अंदर खारा पानी होता है। तो जहां पर खारा पानी और समुंदर का पानी दोनों आपस में मिलते हैं वहां पे भी क्या है मैंग्रोव डेवलप हो सकते हैं और खारे पानी में भी डेवलप हो सकते हैं टोटली। और इसी के साथ साथ जो मीठा पानी है यानी जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर भी डेवलप हो सकते हैं। ये इनकी स्पेशलिटी है। और इसी के साथ इनका बेसिकली और क्या स्पेशलिटी है कि ये 1000 से लेकर 3000 मिलीमीटर तक जो रेनफॉल का इलाका है वहां पर आमतौर पर ग्रो होती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये 26 से लेकर 35 डिग्री का जहाँ पर टेम्परेचर हो वहाँ पर आराम से उग जाती है। इसी के साथ साथ ये सॉलिन यानी खारे पानी के अंदर और जो वाटर लॉक्ड सॉइल है वहाँ पर भी क्या है उग जाती है। यानी वाटर लॉक्ड सॉइल का मतलब जहाँ दलदली जमीन हो या जमीन नहीं पानी ठहरा हुआ हो, तालाब, कुएं और नोट कुआं, तालाब, रिवर, ऑक्सबो लेक या लेक, लगून, इन सभी इलाकों में क्या है ये उग जाती हैं। इसी के साथ साथ जो टाइडल इन्फ्लुएंस है उन इलाकों में भी क्या है ये ग्रो होती हुई नजर आती हैं। अब टाइडल इन्फ्लुएंस क्यों बोला जा रहा है, देखो समुंदर के किनारे ये पूरा इलाका आप देख रहे हो, हर साल क्या होता है इस प्रकार से समझिए कि बहुत सारी क्या है जो वेव है इस प्रकार से समुंदर को आती हैं और क्या बोलते हैं तटवर्तीय क्षेत्रों को हिट करती हैं। ऐसे इस प्रकार से हर जगह क्या है वेव आती हैं। अब इस सिचुएशन में क्या है यहाँ पर आप देखोगे इस प्रकार की जड़ें क्या है जमीन के अंदर पानी के नीचे भी जमी हुई हैं। इस वजह से जब भी ये वेव आती हैं तो ये मैंग्रोव क्या करते हैं उनको रोक लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं मैंग्रोव के कुछ और फीचर, जैसे कि इसके कुछ यूनिक फीचर होते हैं न्यू मेटाफोरस के रूप में। अब ये न्यू मेटाफोरस आखिरकार होता क्या है, बेसिकली जो मैंग्रोव हैं उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है उसके अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बिहाव पर। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि ये जो बेसिकली मैंग्रोव होते हैं वो सांस जो लेते हैं वो रूट के माध्यम से लेते हैं यानी जड़ों के माध्यम से लेते हैं। इसके जो रूट्स होते हैं एक प्रकार से जो स्पेशल एरियल रूट्स होते हैं वो हमें यहाँ पर नजर आते हैं अबव द वाटर लॉक्ड सॉइल। जो वाटर लॉक्ड सॉइल है उसके अबव यहाँ पर जो एक प्रकार से
ऑक्सीजन है वो वाटर से लेती हुई नजर आती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये इनकी जो जड़ें हैं, न्यू मेटाफोरस जो जड़ें हैं वो क्या है, एक प्रकार से ऑब्जर्व करती हैं ऑक्सीजन को, ऐसी कंडीशन में भी जहां पर क्या है लो ऑक्सीजन पाया जाता हो। नॉर्मल सी बात है, सी वाटर है, खारा पानी है, खारे पानी में नमक ज्यादा होता है, नमक ज्यादा है तो वहां पर ऑक्सीजन कम होगा। अगर ऑक्सीजन कम है तो उसमें भी मैंग्रोव को क्या है जीना है, तो वो क्या करेगी, अपना मैकेनिज्म इस प्रकार से डेवलप कर लेगी कि भाई उसको क्या है किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इसी वजह से उनकी जड़ें जो होती है न्यू मेटाफोरस प्रकार की होती है। एक ये बात। अब इसके साथ एडॉप्टेबिलिटी की दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर क्या है वीवी पैरी होता है, पूरा का पूरा जो मैंग्रोव का सिस्टम होता है। अब ये होता क्या है, बेसिकली क्या है, अगर जो पेड़ पौधा है वो बेसिकली वो बेसिकली क्या है ग्रो करेगा जमीन के नीचे ही। बेसिकली अगर उसके जमीन जड़े क्या है जमीन के नीचे अगर उगेंगी, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितना खारा पानी है, और यहाँ पर क्या है जमीन भी क्या है दलदली टाइप में इतनी ज्यादा वैसी नजर आएगी। अब ऐसी सिचुएशन में जब बीज डायरेक्ट यहाँ पर जाएगा और क्या बोलते हैं जर्मिनेट होने की कोशिश करेगा, तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और कई सिचुएशन तो ऐसी भी होगी कि पानी के अंदर जैसे ही वो जाएगा तो क्या है जो बेसिकली आसपास की हवाएं हैं वो बहाकर ले जाएगी, ठीक है, बीज को ही। तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि इसके जो बीज होते हैं, इसकी खास बात होती है कि ये पहले पेड़ पे ही उगता है, ठीक है। जो सीड होती है वो जर्मिनेट होता है बेसिकली अटैच टू द पेरेंट ट्री, यानी जहां पर इसका मुख्य शाखा है, ऊपर आप देखोगे इसकी जो मुख्य शाखा है यानी जो पेड़ का ऊपरी भाग है, वहीं पर जो बीज है वो बनता है। और बीज बनने के बाद क्या होता है, वहीं पर ही ये एक प्रकार से डेवलप होता है। और डेवलप होने के बाद जब वो मान लीजिए इतना बड़ा हो गया, ठीक है, इतना बड़ा हो गया, और फिर उसके बाद क्या करता है जो पेड़ का तना है वो इसको जमीन के नीचे छोड़ देता है। और जमीन के नीचे जैसे ही छोड़ता है तो वो उसकी नोक जो होती है वो सीधे सीधे क्या करती है, यहाँ पर जो दलदली मिट्टी है उसके अंदर घुस जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो एनवायरनमेंट के अंदर कितना अच्छा मैकेनिज्म है कि सीड बहकर कहीं और ना चले जाए, इसी वजह से पेड़ के ऊपरी हिस्से में ही पूरी अच्छी तरीके से डेवलप होती है, पौधे की एक तनी बन जाती है। और इस प्रकार का जब तना बन जाता है तो पेड़ का जो शाखाएं उसको छोड़ देती हैं, और छोड़ने के बाद ये जमीन के नीचे ऐसे आता है और एकदम से ढुप करके क्या है जो आसपास जो दलदली जमीन है उसके अंदर घुस जाता है। और घुसने के साथ ही एक दो दिन में क्या है वो अपनी जड़ों को वहां पर जमा लेता है। तो इस प्रकार से ये क्या है वीवी पैरी नजर आ रहा है, यानी अपनी जो सीड है उनको पेड़ के ऊपर ही डेवलप कर लेता है, पेड़ के ऊपर ही अपने आप को पहले पेड़ बना लेता है, पौधा बना लेता है, फिर जमीन के नीचे आता है, ठीक है। जर्मिनेट क्या बोलते हैं प्रोपोलर फॉल डायरेक्टली इनटू मड इस्टेब्लिश्ड क्विकली, और ये क्या है डायरेक्टली मड के अंदर आता है और क्विकली क्या है जर्मिनेट हो जाता है। इस प्रकार से क्या है इसका जो सर्वाइवल है वो अच्छा हो जाता है सलीन वाटर इकोसिस्टम के अंदर भी। इसी के साथ इसका अगला फीचर क्या है कि सॉल्ट टॉलरेंट होता है। सॉल्ट टॉलरेंट का मतलब मैंने आपको बताया कि ये क्या है सॉल्टी वाटर में भी सरवाइव कर सकता है। कैसे सरवाइव कर सकता है कि इसकी जड़ों के अंदर क्या होता है एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से क्या करता है जो एक्सेसिव ऑक्सीजन को लेने के दौरान जो सॉल्ट आ गया है इसके शरीर में, ठीक है, उस सॉल्ट को दूर करने के लिए या उस सॉल्ट को खत्म करने के लिए ये क्या करता है एक्स्ट्रा सॉल्ट को एक्सीड कर देता है। तो यहाँ पर क्या है एक्सक्रीट एक्सेस सॉल्ट, ऐसा मैकेनिज्म भी इसके अंदर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ क्या है इसकी जो पूरी तने हैं वो क्या है थिक होती है और वैक्सी होती है, ताकि जो वाटर का लॉस है वो भी क्या है कम से कम हो। एक तो खारा पानी कम, ऑक्सीजन कम मिल रहा है, अगर ऑक्सीजन कम मिल रहा है ऊपर से अगर क्या है रेस्पिरेशन में अगर वो गवा देगा, तो इस वजह से क्या है उसकी जो जड़ें होती है और उसका पूरा तना वगैरह होता है पत्तियां वगैरह वो वैक्सी होती हैं, ताकि क्या है कि जो वाटर का एक प्रकार से जो फ्रेश वाटर है उसके तने से जल्दी से ना जाए।
ठीक है, तो ये हमने डिटेल में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं मैंग्रोव के वर्ल्ड कवरेज। तो हमें 15.11 मिलियन हेक्टेयर के अंदर मैंग्रोव देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये पूरा रिसर्च प्रकाशित किया गया है, डाटा दिया गया है ग्लोबल मैंग्रोव वॉच इनिशिएटिव के अंतर्गत। अगर इंडिया के अंदर बात करें तो सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ भीतर कणिका जो नेशनल पार्क है, पिच वर्मन मैंग्रोव है, गल्फ ऑफ कच्छ है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ये भारत के क्या है कुछ प्रमुख मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंग्रोव की इंपॉर्टेंस हम बार बार पढ़ ही चुके हैं कि ये बायोशील्ड की तरह यूज किया जा सकता है, क्लाइमेट को मिटिगेट करता है और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के रूप में काम करता है। ये लाइवलीहुड प्रोवाइड कराता है, जो वाटर है उसको प्योरीफाई करता है, इम्प्रूव करता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिस्टी इनिशिएटिव को लॉन्च अभी किया गया है और इसी वजह से हम इस पूरी न्यूज आर्टिकल को देख रहे हैं। मिस्टी जो इनिशिएटिव है उसके फुल फॉर्म आप देख सकते हो, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। बेसिकली इसके अंतर्गत क्या फोकस किया जा रहा है कि जो मैंग्रोव हैबिटेट है शोर लाइन पे यानी समुद्र के किनारे, उनको बचाना और जो टेंजिबल इनकम है इनसे प्राप्त होने वाली, चाहे वो फिशरी को डेवलप करके हो चाहे अन्य प्रकार के जीव जंतुओं को डेवलप करके हो, उसको क्या है बूस्ट करना गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव के अंतर्गत आता है। इसको क्या है 2023 में लॉन्च किया गया था, जो कि अभी न्यूज में बना हुआ है। इसी के साथ यह क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है और 2023 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अभी गवर्नमेंट जो स्कीम लेके आई है, मेजर ऑब्जेक्टिव नॉर्मल सी बात है, क्लाइमेट को बचाना, मैंग्रोव का रेस्टोरेशन करना, फिर बायोडाइवर्सिटी जो मैंग्रोव के पास है उसको कंजर्व करना, जो लाइवलीहुड पोटेंशियल है उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाना और ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना। यहाँ पर गवर्नमेंट का आप जानते ही हो कि एक बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत, चाहे वो सस्टेनेबल फिशिंग हो, चाहे जो ट्रॉलिंग से बेसिकली क्या है फिशिंग की जा रही हो उसका बंद करना हो। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे क्या है प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये पूरा प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इंडिया का कोस्टल ये जो पूरी स्कीम है इसके अंदर क्या है 13 स्टेट और यूटी को यहाँ पर कवर किया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर गुजरात से अंडमान तक ये स्कीम देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर थ्रेट क्या है, नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है, पोर्ट का हम लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वो हम नदियों और तालाबों में छोड़ रहे हैं। इसी के साथ क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर है, क्लाइमेट बदल रहा है, ज़्यादा गर्मी हो रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है वाटर का, ओशियन का। इसी के साथ एक्सट्रीम वेदर इवेंट हमें देखने को मिलते हैं, सॉलिनिटी जो पैटर्न है वो हमारे जो रिसोर्सेज है उसके अंदर कम देखने को मिल रहा है। जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो सबसे बड़ा कारण है, समुद्र में हमने इतना ज़्यादा प्लास्टिक कर दिया है कि कोई और जीव जंतु वहाँ पर सरवाइव ही नहीं कर रहा है। और दूसरा ऑयल स्पिल की जो घटनाएं घटती हैं, इंडस्ट्रियल जो डिस्चार्ज होता है, इन सभी की वजह से जो हमारा पूरा का पूरा वेटलैंड इकोसिस्टम है और दूसरी तरफ जो हमारा मैंग्रोव इकोसिस्टम है वो तहस नहस होता चला जा रहा है। ठीक है, इसी के ऊपर पूरा एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसका जो आंसर है वो आपको हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, एनके ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल, वहां पर आप जाके इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रैशनल फॉर प्रोटेक्टिंग मैंग्रोव, यानी मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त आपको नजर आता है। इकोसिस्टम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट रिजिलियंट, जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिकली क्या है क्लाइमेट रिजिलियंट के संदर्भ में। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि मैंग्रोव रिड्यूस टाइडल एनर्जी, जो मैंग्रोव है वो टाइडल जो फोर्स होती हैं, टाइडल को टाइडी बोलते हैं शायद हिंदी में भी, तो टाइड की जो एनर्जी होती है, जो तरंगीय धाराएं होती हैं समुद्र से जो बेसिकली सतह पर
टकराती हैं उनको क्या है कम करने का काम करता है। इसी के साथ साथ स्टोर फ्रेश वाटर को स्टोर करता है, मेकिंग देम आइडियल साइट फॉर पैडी कल्टीवेशन, और यह उस एरिया को पैडी कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त बनाता है। सोलिन एस्चुरी बेल्ट के अंदर क्या है बेसिकली ये पैडी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करता है। पहला ऑप्शन आपको बताना है कि ये ठीक है या नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि देयर salt sensitive root filter seawater making mangrove key to converting coastal land into freshwater aquacultural zone। बेसिकली यहाँ पर दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं उनके अंदर एक फिल्टर सिस्टम होता है ताकि वो सी वाटर को फिल्टर कर सके। इसकी वजह से जो मैंग्रोव है वो कोस्टल जो एरिया है वहां पर क्या है फ्रेश वाटर एक्वेटिक एक प्रकार से जोन है उसका डेवलप करता है। तो यहाँ पर आपको बेसिक फोकस करना है इस पॉइंट पे कि क्या जो मैंग्रोव के पौधे हैं वो वाटर को जब प्योरीफाई करते हैं तो उस प्रकार उस एरिया के अंदर एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम डेवलप करते हैं। इसका ऑप्शन आपको देना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इसका जो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था ये वाला दूसरा जो पॉइंट था, ठीक है, तो आप इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इसी के साथ आता है बाय विद स्टैंडिंग टाइडल सर्जेस एंड ऑफरिंग बायोमास रिसोर्सेज मैंग्रोव फंक्शन बोथ एज नेचुरल बायोशील्ड एंड लाइवलीहुड बेस फॉर रूरल कम्युनिटीज। क्या रूरल कम्युनिटीज जो होती है उनके लिए लाइवलीहुड का भी साधन होता है? क्या यहाँ से वो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके अपने साथ लेकर जाते हैं? क्या इस प्रकार का इकोसिस्टम यहाँ पर प्राप्त होता है? तो उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन के बिहाफ पर हमें यहाँ पर कुछ तीन स्टेटमेंट के बिहाफ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि ओनली एक ही ऑप्शन ठीक है इनमें से, ठीक है, और बी कह रहा है कि एक और दो दोनों ऑप्शन ठीक है, सी कह रहा है कि पहला दूसरा और तीसरा ऑप्शन ठीक है, और डी कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ तीसरा ऑप्शन ठीक है। तो कितने ऑप्शन ठीक है, आप कौन सा ऑप्शन ठीक है ये आपको क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी अभी पढ़ा था आपको ध्यान ही होगा। इसी के साथ बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि क्या है इंडिया की जीडीपी 7.7% से राइज करेगी ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2026 के एंड तक। और ये जो पूरा का पूरा आंकड़ा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा रिलीज किया गया है, ठीक है। और पहले ये जो एस्टिमेट था वो क्या था 7.6% का था, ठीक है। और हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छा काम कर रही है, इसी वजह से हम क्या है देख रहे हैं कि 1% की और ज्यादा वृद्धि यहाँ पर एस्टिमेट करके इस आंकड़े के अंदर बताया गया है। यहाँ पर ये आंकड़ा दर्शा रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक मोमेंटम है वो क्या है अभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफी अच्छे तरीके से क्या है ऊपर की ओर बढ़ रही है। अब यहाँ पर बात आती है कि 7.7 का जीडीपी ग्रोथ बताया जा रहा है, हमें यहाँ पर 7.1% हाइयर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर 7.8 इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब देखो ये आपको आंकड़े बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखने हैं, अभी मैं लास्ट में कुछ बताऊंगा वो आपको ध्यान में रखना है। बस आपको इतना ध्यान रखा है मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर 10% की वृद्धि हुई है, फिर सर्विस सेक्टर के अंदर हमें 11% की वृद्धि का अंदाजा लग रहा है। इसी के साथ हेल्थ IT सेक्टर के अंदर और इसी के साथ साथ फाइनेंस सेक्टर के अंदर 10% का, एग्रीकल्चर के अंदर सबसे कम 3% की वृद्धि इकोनॉमी के अंदर देखने को मिल रही है। और एग्रीकल्चर का जो रोल है वो क्या है काफी कम होता है हर साल ही। इसी के साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो ग्रोथ है वो क्यों नजर हमें आ रही है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में हो रहा है अच्छे खासे लेवल पे, और जो कंजम्पशन है वो लगातार बढ़ रहा है और प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट का पता हमें इस आधार पर चलता है कि ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल जो फॉर्मेशन है वो हमें 8.2% तक वृद्धि होती हुई नजर आ रही है।
इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें इससे पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी क्या है 7.7% तक बढ़ा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक डिमांड है और जो प्रोडक्शन है वो दोनों बढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ ये जो जीडीपी हम बात कर रहे हैं, दो तरह की जीडीपी हमें यहाँ पर नजर आती है। पहली है जीडीपी जो कि नॉर्मल है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके अंतर्गत हम एक देश के अंदर जो सीमा है उसके अंतर्गत जितना भी गुड्स का यानी वस्तुओं का और जितना भी सर्विसेज का यानी सेवाओं का प्रोडक्शन किया उसी को ही बोला जाता है जीडीपी। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जीवीए यानी ग्रोस वैल्यू एडेड प्रोडक्शन। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि हम सिर्फ क्या करते हैं, जो हमारी जीडीपी होती है उससे हम नेट प्रोडक्ट जो टैक्स होता है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, यानी जितना भी हमें टैक्स क्या बोलते हैं चुकाना होता है किसी भी चीज पर, उसको क्या है, एक कंपनी है उस कंपनी ने प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन करने के बाद वो टैक्स भी तो देती है, तो उस प्रॉफिट में से क्या होता है कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो जीडीपी के अंदर नेट प्रोडक्ट टैक्स को कम किया गया है उसी को हम जीवीए बोलते हैं। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्शन के रूप में बोलते हैं। अब देखो इंडिया की जो जीडीपी है उसके सामने बहुत सारे अभी क्या है चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। देखो वर्ल्ड लेवल पे आपको क्राइसिस देखने को मिलेगा, ऑयल का क्राइसिस और अदर क्राइसिस इंडिया में भी है लेकिन उस पैमाने पर नहीं है। ठीक है, तो इतने बड़े चैलेंज के सिचुएशन में भी हमारी जो इकोनॉमी है वो लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। यहाँ पर इस पूरे आंकड़े के माध्यम से यही दर्शाने की कोशिश की गई है। हालांकि हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी नजर आ रहे हैं कि हम अपनी जीडीपी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। पहला वेस्ट एशिया की क्राइसिस की वजह से, जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस में वृद्धि की वजह से, और जो सप्लाई चेन है उसके डिस्टर्ब हो जाने की वजह से। इसी के साथ क्लाइमेट रिस्क भी इस साल क्या है बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि आप देख रहे हो एल नीनो इस प्रकार से आया और एल नीनो की वजह से ग्लोबल लेवल पे क्या है, स्पेसिफिकली बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो बड़े पैमाने पर जो एक प्रकार से टेम्परेचर है उसके अंदर हमें राइज देखने को मिला। और टेम्परेचर राइज की वजह से क्या है, जो हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट है उसके अंदर कमी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इस प्रकार से फूड इन्फ्लेशन का खतरा भी बढ़ रहा था या अभी भी बढ़ रहा है। इसी के साथ एक्सटर्नल सेक्टर जैसे कि जो वीक रुपी है वो भी जो वर्ल्ड के लेवल पे डॉलर के मुकाबले इंडिया का जो रुपी है उसकी वैल्यू घटती जा रही है। और इसी के साथ जो हमारा इंपोर्ट कॉस्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे महंगाई बढ़ रही है और जो इन्फ्लेशन है उसका प्रेशर भी लगातार बढ़ रहा है। तो ये कुछ चैलेंजेस भी हैं हमारे सामने। हालांकि आरबीआई का जो आउटलुक है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए, वो ये कह रहा है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो बेसिकली क्या है 6.6 यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 6.9 से क्या है 6.6 होगा, यानी पहले के मुकाबले क्या है 2027 में जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कम हो सकता है इन सभी कारणों की वजह से। लेकिन वर्तमान में 7.7% की जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी 2026 के एंड में। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर रीजन बताया गया है ग्लोबल अनसर्टेनिटी, हाई एनर्जी क्राइसिस, वेदर रिलेटेड रिस्क और जो मॉडरेशन है क्या बोलते हैं सेक्टर के अंदर, उन सभी की वजह से। ठीक है, तो ये बेसिकली आप पूरा आर्टिकल इस प्रकार से देख सकते हो। आपके लिए इसी के बिहाफ पर क्या है एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, अटेंड कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीडीपी एंड जीवीए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ग्रोस वैल्यू एडेड जीवीए मेजर द वैल्यू एडिशन बाय प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जीवीए है वो क्या है, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके द्वारा उत्पादित जो चीजें हैं उन्हीं को इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो आपको बताना है कि क्या सिर्फ इसी को शामिल किया जाता है, क्या सर्विस को शामिल नहीं किया जा सकता। एक हिंट तो मैंने आपको ऐसे ही दे दिया। इसी के साथ अगला पॉइंट है दूसरा
statement GDP can be derived by adding net product tax to GVA। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एडिंग बताया था या माइनस बताया था, ठीक है। हालांकि मैं सारे ऑप्शन देते ही जा रहा हूं, फिर भी आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा कौन सा ऑप्शन ठीक है। जीवीए ऑलवेज ग्रोज एट लोअर देन जीडीपी। जो जीडीपी है वो हमेशा क्या है, जीवीए हमेशा जीडीपी के मुकाबले क्या है, लोअर लेवल पर ग्रो करता है। अभी इनमें से कौन से ऑप्शन ठीक हैं वो आपको बताने हैं। पहला ऑप्शन 1 और 2 ठीक है, दूसरा ऑप्शन 2 और 3 ठीक है, तीसरा ऑप्शन एक ही ऑप्शन ठीक है पहला वाला, फिर डी ऑप्शन है कि 1, 2 और 3, तीन के तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल में साथियों बढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, तो ओनली 499 में फॉर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। आप इसमें एक बार ज्वाइन कीजिए, फिर उसके बाद आपको इन फ्यूचर जितने भी आर्टिकल हैं वो इसमें मिलते रहेंगे। और यही नहीं, इन फ्यूचर जितने भी आर्टिकल यहाँ अपलोड पहले किए जा चुके हैं वो भी आपको क्या है इस ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ इस ग्रुप के अंदर आपको डेली बेस पर जो करंट अफेयर है, वीकली बेस पर जो करंट अफेयर पीडीएफ आती है, मंथली बेस पर जो करंट अफेयर पीडीएफ आती है, और पूरे साल भर का जो करंट अफेयर बुकलेट पीडीएफ है वह पीडीएफ फॉर्म में आपको यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर आप देखोगे कि करंट अफेयर के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। इस ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा आप ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसके ऊपर आप मैसेज कीजिएगा कि मैं ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूं, फिर उसके बाद आगे पूरा प्रोसेस आपको वहां पर बता दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आप यहां पर टेलीग्राम आईडी देख सकते हैं, टेलीग्राम आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अपना मैगजीन है वह रहने वाला है। ये मंथली मैगजीन है कुछ इस प्रकार की। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये इंडियन पॉलिटी का पूरे साल भर का क्या है करंट अफेयर मैगजीन है, ठीक है, जो 2026 का अभी जो प्रीलिम्स हुआ था उसके लिए तैयार किया गया था। इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अगर आपको अलग अलग क्या है यहाँ पे मैगजीन देखने को मिलेगी साल के एंड में, ठीक है। इस सिर्फ और सिर्फ 499 के ग्रुप में आपको ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी। आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिलेंगी। वापस लौटते हैं अपने आर्टिकल की तरफ जो कि बात कर रहा है ट्यूबरक्लोसिस की। तो ट्यूबरक्लोसिस अभी दोबारा से न्यूज में इस वजह से है कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो इंडिया है उसने एक वैक्सीन को ट्रायल के लिए यहाँ पर भेजा, बेसिकली लिया है, ठीक है। अ न्यू इंडियन वैक्सीन ट्रायल डाटा हैव शोन मीनिंगफुल प्रोटेक्शन अगेंस्ट EPTB। बेसिकली क्या है, इंडिया की एक वैक्सीन है जिसको अभी ट्रायल के लिए रखा गया, जिसका जो डाटा है वो शो कर रहा है कि EPTB को हम क्या है अच्छे से इसके द्वारा मैनेज कर सकते हैं। अब ये EPTB क्या है, आपने टीवी तो सुना होगा, इसके अंदर भी क्या है बहुत सारे क्या है प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। उनमें से ही एक है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इसके इलाज में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमें नजर आएगा। इस प्रकार से ये इंडिया का गोल दर्शा रहा है कि हम क्या है जल्द से जल्द इंडिया के अंदर क्या करेंगे, टीबी को एलिमिनेट कर देंगे और टीबी मुक्त भारत को बनाएंगे। अब बात करते हैं कि ये टीबी आखिरकार होता क्या है और इसको मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर सबसे पहले आता है टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। दूसरे नंबर पे ये एक प्रकार का क्या है इन्फेक्शियस डिजीज है, ध्यान रखिएगा इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि क्या है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से फैलता है, ठीक है। और ये आम तौर पर जो हमारा लंग्स है यानी जो हमारे फेफड़े हैं उसको इफेक्ट करता है, और जो लंग को इफेक्ट करने वाला टीबी है उसको हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दो टाइप मैंने बताए टीबी के, एक है पल्मोनरी और दूसरी है एक्स्ट्रा पल्मोनरी, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर
जो अदर ऑर्गन को भी क्या है अफेक्ट करे, वो क्या है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी यहाँ पर नजर आएगा। दो टीवी हो गया। इसी के साथ साथ ये कैसे फैलता है, तो एयर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से। किसी ने आपके आसपास छींक दिया, किसी ने आपके आसपास खांसी कर दिया, ठीक है, तो या कोई आपके सामने जिसको टीवी है वो तेज तेज से बोल रहा है और उसके जो क्या बोलते हैं मुंह से कुछ ड्रॉपलेट है वो आपके क्या बोलते हैं गलती से आपके क्या बोलते हैं किसी तरह आपके कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो ठीक है, इस वजह से भी ये फैल सकता है। तो यहाँ पर हमने टाइप पहले ही देख लिया। पहला टाइप है पल्मोनरी टीबी, जिसको हम पीटीबी कहते हैं। ये बेसिकली जो लंग्स होता है उनको अफेक्ट करता है और ये मोस्ट इन्फेक्शियस फॉर्म हमें यहाँ पर नजर आता है। सबसे ज्यादा इन्फेक्शन या बड़े लेवल पे जो लोगों को टीवी होता है वो लंग की टीवी ही नजर आती है, क्योंकि आप आसपास देखते होंगे कि कोई क्या बोलते हैं किसी भी प्रकार का प्रिकॉशन ही नहीं लेता है, नाक साफ करते हुए, छींकते हुए, खांसते हुए, ठीक है। बेसिकली इंडिया में तो ये होता ही होता है। इस वजह से क्या है, ये वाली जो टीवी है जो खांसने छींकने की वजह से फैल रही है वो बहुत बड़े पैमाने पर बहुत जल्दी फैल जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दूसरा टाइप है इसका एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी, जिसको ईपीटीवी के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली क्या है शरीर के अदर जो बेसिकली क्या है ऑर्गन को डिस्टर्ब करता है। अब इसके अंदर बेसिकली जो लिम्फ नोड्स हो गए, फिर उसके बाद बोन हो गया, जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, जो ब्रेन हो गया, ठीक है, इसी के साथ किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इन सभी बॉडी पार्ट को क्या है ये अफेक्ट करता हुआ नजर आता है। तो आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या बेसिकली इंटेस्टाइन के अंदर भी टीबी के जो इन्फेक्शन है वो फैल सकते हैं? तो हाँ भाई फैल सकते हैं। किडनी के अंदर भी, ब्रेन के अंदर भी, बोन के जॉइंट्स के अंदर, लिम्ब के अंदर, हर जगह क्या है जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो टीवी के बेसिकली एक प्रकार से इन्फेक्शन है वो फैल सकता है। अब चूंकि आप यहाँ पर देख रहे हो शरीर के बहुत ही अंदर है ये, इस वजह से इनको क्या है डायग्नोस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। डायग्नोस यानी इनको पता लगा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और यही रीजन है कि ज्यादातर जो डेथ होती है वो क्या है ईपीटीवी के कारण ही होती है। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो बेसिकली क्या है टीवी है यानी पीटीवी है, उसके अंदर लंग के माध्यम से जब आप खांसी बार बार कर रहे हो तो उसके माध्यम से पता चल गया, लेकिन अंदर का जो बेसिकली टीवी है वो जल्दी पता नहीं लगता है। बड़े पैमाने पर तो ये हमें पीटीवी देखने को मिलता है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो डेथ होती है वो हमें ईपीटीवी के अंदर देखने को मिलती है। अब ये हो गई टीवी के संबंधित कुछ स्टैटिक फैक्ट। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बीजीसी वैक्सीन के बारे में। अब बेसिकली आप यहाँ पर देखोगे कि यह जो बीजीसी वैक्सीन है 1921 में इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये एक ओनली लाइसेंस्ड अभी के टाइम पर टीवी वैक्सीन देखने को मिलती है। आज तक जो टीवी की बेसिकली वैक्सीन्स हैं किसी और को कोई लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ है, तो इकलौती यहाँ पर वैक्सीन हमें नजर आ रही है। इसी के साथ साथ ये जो वैक्सीन है आमतौर पर जो सीवर लेवल पे, चाइल्डहुड लेवल पे बेसिकली जो टीवी होती है उसको यहाँ पर कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है छोटे बच्चों के अंदर। लेकिन अगर कोई क्या बोलते हैं एडल्ट है, एडोलसेंट है, उसको अगर टीबी होता है तो नॉर्मल ही क्या है इसको इस दवाई से ठीक किया जा सकता है, मुश्किल तौर पे ही इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इंडिया की क्या पोजीशन है इस पूरी की पूरी कंडीशन के अंदर। तो हमें नजर आता है कि वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी पेशेंट इंडिया के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे अगर आप इंडिया का पोजीशन देखोगे तो 26% सिर्फ और सिर्फ टीबी के पेशेंट इंडिया के अंदर ही हैं, ठीक है। और वर्ल्ड के बर्डन में ये 26% अपना योगदान तो नहीं लेकिन बर्डन यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो इसी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे स्कीम लॉन्च कर रखे हैं टीवी को दूर करने के। जैसे कि हमने एक स्कीम लॉन्च किया था, उसमें गोल रखा था कि 2025 तक क्या करेंगे हम, जो टीवी है उसको भारत से
खत्म कर देंगे। हालांकि टीवी को बहुत हद तक कम करने में इंडिया सफल रहा, लेकिन हमने जो टारगेट लिया था कि 2025 तक तो हम एलिमिनेट ही कर देंगे, वो अभी नहीं हो पाया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर नेशनल टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत अब बोला जा रहा है कि हम 2030 तक क्या करेंगे, ग्लोबल एसडीजी टारगेट हमने रखा हुआ है कि टीवी को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, इसी के साथ अब बात आती है कि टीवी को एलिमिनेट करने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहला चैलेंज आ रहा है लेटेंट टीवी इन्फेक्शन की। अब लेटेंट टीवी इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे इंडिविजुअल के अंदर जो सिम्टम हैं वो बहुत ही बाद में नजर आते हैं। ठीक है, आदमी चलता रहता है, काम करता रहता है, और ये जो टीवी है वो उसका पता ही नहीं लगता है। तो इसी वजह से ये एक प्रमुख कारण है। अब दूसरा क्या है, लेटेंट इन्फेक्शन कैन लेटर डेवलप इनटू एक्टिव टीवी। अब देखो, लेटेंट इन्फेक्शन हो गया है, आदमी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन शुरुआती दौर पर क्या है, अगर उसका इलाज हो जाता तो उसको फैलने से रोका जा सकता था। लेकिन जब उसका इलाज नहीं होता तो यही टीबी क्या है, एक्टिव टीबी के रूप में बन जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम यहाँ पर देख सकते हैं लेटेंट टीबी इन्फेक्शन सबसे प्रमुख कारण है, चैलेंज है हमारे सामने कि उसको किस प्रकार से डिटेक्ट किया जाए। इसी के साथ दूसरा चैलेंज है ड्रग रेजिस्टेंट टीवी का। बेसिकली जो हम दवाइयां यूज कर रहे हैं वो कई बार क्या होती हैं कि बेसिकली क्या है, जो हमारे यानी जिसको टीवी हुआ है वो बेसिकली क्या है, अपने शरीर के अंदर कुछ ऐसे टीवी ही क्या करता है, ऐसे एलिमेंट डेवलप कर लेता है जिससे क्या है, दवाइयों का उसका कोई असर ही ना हो। तो उसी को बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंट टीवी। कई बार डेवलप हो जाता है बहुत ही ज्यादा दवाइयां खाने की वजह से। ठीक है, अब ये अक्सर क्यों होता है ये भी आप समझिए। डॉक्टर ने कहा कि आपको 100 दिन दवाई खानी है, और यहाँ पर आप इंडियन मेंटेलिटी आप सभी समझते ही हो कि जहां पर हल्का सा खांसी जुकाम हमारा बंद हुआ, हम क्या है, दवाई खाना भी बंद कर देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, टीवी के साथ एक दिक्कत यह है कि अगर आपने दवाई एक दिन भी छोड़ी तो बेसिकली दवाई आपको शुरू से शुरू करनी पड़ती है। अब ऐसी सिचुएशन में ये बार बार देखा जा रहा है कि जो लोग हैं जैसे ही हल्का सा देखते हैं कि वो ठीक हो गया है तो वो दवाई बंद कर देते हैं, और ऐसे में क्या होता है, कुछ समय बाद पता चलता है कि उनको और भी ज्यादा डेंजरस टीबी हो चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हमारे सामने एक मेजर चैलेंज है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इसका जो पूरा का पूरा कॉस्ट है टीवी को एक प्रकार से खत्म करने का, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, और ये क्या है, लेस इफेक्टिव भी है, क्योंकि एक ही वैक्सीन है पूरी दुनिया में, वो भी क्या है, बच्चों के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि बच्चे अभी अभी इन्फेक्ट हुए हैं और लॉन्ग रन में उनको दवाई दी जा सकती है। इसी के साथ साथ बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो टीवी है, वो क्या है, अनडायग्नोज हमेशा रह जाता है, क्योंकि उसका क्या है, पता ही नहीं चलता शरीर के कौन से भाग में है, किसी को पता ही नहीं चलता। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सोशल लेवल पे भी प्रॉब्लम है, चैलेंज है कि माल न्यूट्रिशन है लोगों में, पोवर्टी है, ओवर क्राउडिंग है, पुअर सैनिटेशन है हमारे आसपास, और एयर पोल्यूशन है। इन सभी की वजह से ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इनोवेशन, अब यहाँ पर बात की जा रही है कि ये हमने पूरा डिटेल में बात कर लिया कि टीवी क्या है और उसके रिगार्डिंग हम क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इंडिया की सिचुएशन क्या है। अब बात करते हैं कि अब इन फ्यूचर हमें क्या करने की जरूरत है। तो बेसिकली हमें क्या है, टारगेटेड जो वैक्सीनेशन है प्रोग्राम है उसको लॉन्च करना चाहिए, टीवी की जो नई वैक्सीन्स हैं उनको डेवलप करना चाहिए। ठीक है, स्पेशल फोकस करना चाहिए ईपीटीवी के ऊपर ऊपर इसी के साथ साथ क्या है, एडवांस डायग्नोस्टिक जो सिस्टम होते हैं उनको डेवलप करना चाहिए। ठीक है, जेन एक्सपर्ट जो होते हैं उनको भी क्या है, रिसर्च के अंदर शामिल करना चाहिए। इसी के साथ साथ जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है वो लोगों को प्रोवाइड कराना चाहिए, और इसकी वजह से गवर्नमेंट ने स्कीम भी लॉन्च कर रखा है, निश्चय पोषण योजना।
ठीक है, जिसके अंदर जो लोगों को एडिशनल रूप में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेसिकली प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट को क्या है, डिजिटल सर्विलांस रखना चाहिए। इसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, अवेयरनेस कैंपेन के रूप में, ठीक है, स्टिग्मा रिडक्शन के रूप में, एक्टिव केस फाइंडिंग के रूप में। इसी के साथ गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव पहले से ही चल रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला, पहले ही बताया, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है इंडिया के अंदर चल रहा है। इसी के साथ साथ निक्षय पोर्टल बनाया गया है, जहां पर जो टीवी है उसको क्या है, ट्रैक किया जाता है। ट्रैक करने के साथ साथ यहाँ पर क्या है, निक्षय पोषण योजना भी शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत जो लोग हैं उनको क्या है, न्यूट्रिशनल जो नीड है वो क्या है, प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहाँ पर दो यहाँ पर स्कीम है, पहला स्कीम निक्षय स्कीम और दूसरा स्कीम है निक्षय पोषण स्कीम। ठीक है, इसी के साथ 0 नंबर पर आप यहाँ पर देख सकते हो नेशनल एलिमिनेशन इनिशिएटिव। इसी के साथ साथ यहाँ पर टीवी मुक्त भारत कैंपेन भी चलाया गया, जिसके अंतर्गत 2025 तक एलिमिनेट करने की हमने बात की थी। अब नया टारगेट 2030 तक का आ चुका है। अब इसी के साथ न्यू वैक्सीन फाइंडिंग क्या दर्शा रहा है कि हम क्या हैं, इस ओर आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने के साथ क्या है, जो नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन है उसको डेवलप हम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो डिजीज है उसको हम कम कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म हमें स्ट्रेटेजिक एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए अपनी संस्थाओं के बीच में, ताकि इनको कम किया जा सके। इसी के साथ इसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्यूबरक्लोसिस। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ट्यूबरक्लोसिस है वो माइक्रोबैक्टीरियम नाम के एक प्रकार से बैक्टीरिया के द्वारा डेवलप होता है। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो टीवी है अफेक्ट करता है ऑर्गन अदर देन द लंग्स। यहाँ पर आपको दूसरा स्टेटमेंट बता रहा है कि जो टीवी है वो क्या है, ईपीटीवी है, वो बेसिकली क्या है, आपके लंग के अलावा अदर पार्ट को भी क्या है, अफेक्ट करता है। इसी के साथ तीसरा यहाँ पर स्टेटमेंट है BCG वैक्सीन प्रोवाइड कंप्लीट प्रोटेक्शन अगेंस्ट पल्मोनरी टीवी इन अडल्ट्स। यहाँ पर बात की जा रही है अडल्ट की, कि जो BCG वैक्सीन है वो एडल्ट को भी क्या है, पूरी तरह से ट्रीट कर सकती है टीवी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर कितने ऑप्शन यहाँ पर ठीक है आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पहला और दूसरा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन बी है वो कह रहा है कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन सी है वो कह रहा है कि पहला ही ऑप्शन सिर्फ ठीक है। ऑप्शन डी है वो कह रहा है पहला, दूसरा और तीसरा, तीन के तीनों ही ऑप्शन ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन से ऑप्शन ठीक है इनमें से। ठीक है, इसी तरह से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि चाइना के अंदर जो डायनासोरस है उसका एक नई प्रजाति का डिस्कवर किया गया है, जिसके हमें 4 विंग्स देखने को मिल रहे हैं फेदर टाइप में। ठीक है, ये डायनासोरस का जो स्पेसी है वो हमें देखने को मिला है, और यहाँ पर इसको रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है अनाल्स ऑफ कार्नेजी म्यूजियम के माध्यम से। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पूरा डायनासोर है इस फैमिली से बिलोंग करता है, और इसी के साथ साथ वेलोसी रैप्टर के रूप में ये फेमस है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसके की फीचर, आप की फीचर इमेज में ही देख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार का ये AI इमेज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये AI इमेज है, इसके आधार पर आप इसको इस प्रकार से देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, 4 लिम्ब हमें नजर आते हैं फ्रंट विंग के रूप में। रेयर विंग के रूप में हम इसके हिंड लिम्ब देखने को मिलते हैं, यानी पीछे पूंछ प्रकार की एक विंग देखने को मिलती है। 4 विंग हमें देखने को मिलती है इसके पूरे के पूरे शरीर के ऊपर। इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये इसका एक लिम्ब, 2 लिम्ब पैर के अंदर, और क्या बोलते हैं, इस प्रकार से दोनों पैरों के ऊपर लिम्ब के अंदर हमें इस प्रकार से एक प्रकार का क्या है, क्या कहते हैं इसको, पंजा देखने को मिलता है, और पूंछ के आसपास भी इस प्रकार से हमें फेदर देखने को मिलता है। ठीक है,
आमतौर पर जो यहाँ पर साइंटिस्ट है वो कह रहे हैं कि इससे हमें क्या है, ओरिजिन ऑफ फ्लाइट के बारे में पता चलता है, और जो हमारी स्पीसीज है डायनासोरस की किस प्रकार से इवॉल्व हुई उसके बारे में पता चलता है। आज के समय में जो हम बर्ड्स देख रहे हैं उनका इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ डायनासोरस से, इससे भी हमें इसके बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पूरे स्टडी को देख रहे हैं। अब ये क्रिटेशियस पीरियड से बिलोंग करता है, ये पूरा का पूरा जो डायनासोर है वो। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर फोसिल प्रिजर्वेशन और चाइना के और भी यहाँ पर प्रोग्राम को इस प्रकार से यहाँ पर बनाता हुआ एक प्रकार से उनकी प्रदर्शित करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे पॉइंट लगभग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, वो क्या है, आर्कियोपेट्रिक्स। अब आर्कियोपेट्रिक्स क्या होता है, फर्स्ट बर्ड मानी जाती है जो कि क्या है, डायनासोर से, और फिर उसके बाद क्या है, आधुनिक जो बर्ड है उसके बीच में ट्रांजिशन के फेज पर अवस्थित है। ठीक है, अब ये जो आर्कियो पैट्रिक्स है उसके स्पेसिफिक फीचर हमें देखने को मिलते हैं कि वो बर्ड के भी फीचर रखती है और डायनासोर के भी फीचर रखती है। ठीक है, इसी वजह से उसको बोला जा रहा है कि ये जो आर्कियोपैट्रिक्स है वो डायनासोर और दूसरी तरफ जो आधुनिक बर्ड हैं उनके बीच में एक प्रकार से ट्रांजिशन फॉसिल के रूप में या फिर जो इवोल्यूशन है उसको यहाँ पर प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देख सकते हो, पहले क्या है, डायनासोर है, फेदर्ड डायनासोर है, फिर उसके बाद यहाँ पर ग्लाइडिंग फॉर्म आ जाता है, फिर उसके बाद अर्ली बर्ड आ जाते हैं। अब ये जो अर्ली बर्ड है इसी को हम यहाँ पर कह रहे हैं क्या बोलते हैं, आर्कियोपैट्रिक्स। और आर्कियोपैट्रिक्स के बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है मॉडर्न बर्ड। तो डायनासोर से और इसी के साथ जो मॉडर्न बर्ड है उन दोनों के बीच में ट्रांजिशन के रूप में हमें अर्ली बर्ड देखने को मिलते हैं जिसको हम कह रहे हैं आर्कियोपैट्रिक्स। तो इस प्रकार से डायनासोर की जो प्रजाति है उसका हमें पता चला है। बस ध्यान रखिएगा, चाइना से पता चला है। आर्कियोपैट्रिक्स क्या होता है, क्रिटेशियस पीरियड से यह बिलोंग करता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और ये अपना दूसरा लास्ट आर्टिकल है। यहाँ पर बात की जा रही है हाइना के बारे में। ठीक है, हाइना बेसिकली यहाँ पर देखा गया है इथोपिया के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि 5,000 टन जो कूड़ा है या ऑर्गेनिक वेस्ट है वो नेचुरली इन हाइनास के द्वारा क्या किया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। अब खत्म किया जाता है तो आप यहाँ पर देख रहे हो 90% जो वेस्ट रिमूवल है इससे होता हुआ नजर आ रहा है, और ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं नेचुरल स्क्वेंजर के रूप में। स्क्वेंजर का मतलब साफ सफाई का, बेसिकली जो दूसरे जीवों के, मरे हुए जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं उसको स्क्वेंजर बोला जाता है। तो बेसिकली हाइना क्या है, एक नेचुरल स्क्वेंजर के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। अब यहाँ पर पब्लिक हेल्थ का बेनिफिट क्या है कि इससे क्या है कि जो डिजीज होने वाली हैं डिकम्पोज के दौरान, जो बैक्टीरिया और बाकी चीज़ें पैथोजेंस निकलते हैं, उससे होने वाली बीमारियां कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ अब ये डिजीज पोटेंशियल करने वाली बहुत सारे बैक्टीरिया है, जैसे कि एंथ्रेक्स हो गया, बोविन हो गया, ब्रूसेलिसिस हो गया, इसी के साथ साल्मोनेला हो गया। ये सारे के सारे इन्फेक्शन क्या हैं, जो डिकम्पोज होने वाले जानवर हैं उनसे फैलता है, और चूंकि अब इसको हाइना खा ले रहे हैं इसकी वजह से क्या है, ये सारी बीमारियां कम होती हुई नजर आएंगी। लेकिन इसका क्या है, क्लाइमेटिक बेनिफिट भी है कि अब एक क्लाइमेटिक बेनिफिट यह है कि आप सभी जानते हो कि जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो उससे क्या होता है, मीथेन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। अब मीथेन गैस की वजह से क्या है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। अब ग्रीन हाउस की वजह से ग्लोबल लेवल पे जो टेम्परेचर है वह बढ़ता है। इस वजह से क्या है, हमें देखने को मिलता है ग्रीन हाउस जो गैस है वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके सामने ना लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस ये है कि भाई अगर हाइना ये सब खाएगा, और हाइना के जो बेसिकली एक प्रकार से सलाइवा है, फर है, फेसेस है, उसके माध्यम से
क्या है, बहुत सारे और भी नई प्रकार की बीमारियां भी डेवलप होती हुई नजर आएगी। और मान लीजिए कभी ह्यूमन और जो वर्ल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और इस दौरान जो हाइना है उसने किसी आदमी को काट लिया, तो इस प्रकार से हाइना के अंदर जो बीमारियां डेवलप हो रही है इन सब चीजों को खाने की वजह से, वो बीमारियां जूनोटिक डिजीजेस के रूप में मानव को भी फैलती हुई नजर आएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर अल्टीमेट रूप में हम कह सकते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ का मैकेनिज्म है वो आज के जो साइंटिफिक अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट का जो एक प्रकार से स्थान है नहीं ले सकते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ का जो मैकेनिज्म है वो आज के साइंटिफिक अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट का जो मैकेनिज्म है उसका स्थान नहीं ले सकते हैं। ये सिंपल सा आपको आंकड़े में ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप इसको याद में रख सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए एक पॉइंट है वो पूछा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्क्वेंजर्स इन इकोसिस्टम। स्क्वेंजर्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, स्क्वेंजर्स हेल्प रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बाय कंज्यूमिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पर रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट को जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उनको खाने के बाद। पहला। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है स्क्वेंजर्स कैन रिड्यूस डिजीजेस ट्रांसमिशन बाय रिमूविंग डिकम्पोजिंग कारकेसेस। बेसिकली जो डिकम्पोजिंग के दौरान होने वाले बीमारियां हैं उनको क्या है ये जो स्क्वेंजर्स है कम करते हैं। ये आपको बताना है सही है या गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है हाइनाज आर प्राइमरीली प्रोड्यूसर्स इन टेरेस्ट्रियल फूड चेन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो फूड चेन होती है उस फूड चेन के अंदर जो हाइना है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर है, ठीक है, या फिर टर्शियरी क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर के रूप में ये काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है। अब यहाँ पर बताना है कि आपको कितने ऑप्शन ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1 और 2 जो अभी आया स्टेटमेंट वो दोनों ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बी यानी दूसरा और तीसरा ठीक है। सी कह रहा है पहला और तीसरा ठीक है। और डी कह रहा है कि पहला दूसरा तीसरा तीन के तीनों ही ऑप्शन ठीक है। तो कितने स्टेटमेंट ठीक है वो आपको यहाँ पर बताना है। अगला आर्टिकल आप यहाँ पर देख रहे हो, असम के अंदर हमें एक नई स्पीसी की खोज होती हुई नजर आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो नाम है बेंट टोड गेको नाम नजर आ रहा है। इसी तरह से आपको इसका साइंटिफिक जो नाम है और इसी के साथ जेनेसिस है आप इसको देख सकते हो। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, 2 चीज। पहला असम के अंदर पाया गया, दूसरा नेक्टर्नल इसका बिहेवियर हमें नजर आ रहा है। नेक्टर्नल क्या होता है? ऐसे जीव जंतु जो कि रात में क्या है अपनी सारी गतिविधियां करते हैं, रात के अंदर एक्टिव होते हैं और दिन में सोते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नॉकटर्नल स्पीसी हमें यहाँ पर नजर आती है। बेसिकली क्या है, ये फॉरेस्ट है, रॉकी टेरेन है, वेटलैंड है और हिली इकोसिस्टम, इन सभी जगहों पर ये पाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी का ये जो असम रीजन है या नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो क्या है एक हॉटस्पॉट के रूप में काम करता है। यहाँ पर बहुत सारी एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं और यहाँ पर क्या है अनडॉक्यूमेंटेड बहुत बड़े पैमाने पर स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। हालांकि हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, बस आप यहाँ पर मेन जो ये बेसिक पॉइंट बताए गए हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेंट टोड गैकोज। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है पहला स्टेटमेंट में बेंट टोड गैको बिलोंग टू द जेनेसिस, यहाँ पर साइटोडाक्टिलस के अंतर्गत ये क्या है जेनेसिस देखने को मिलता है। इसी के साथ दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि रिसेंट साइटिंग ऑफ डैश पंप मार्क द फर्स्ट कंफर्म रिकॉर्ड ऑफ द स्पीसीज इन असम। यहाँ पर बोल रहा है कि फर्स्ट कंफर्म रिकॉर्ड है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डैश मैंने इसलिए बोला कि इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, आप इसको अपने आप देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर पाम
फॉर्म द पार्ट ऑफ इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यदि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो इंडो बर्मा जो रीजन है उसके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को यहाँ पर ऐड करता है, उसमें शामिल होता है। तो कितने ऑप्शन ठीक है ये आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल इस प्रकार से देख लिया। मुझे उम्मीद है ये जो पूरा आर्टिकल है वो आपको जरूर पसंद आया होगा, जिसमें हमने बहुत ही डिटेल में बात की है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चीजें जरूरी थी। ठीक है, अब यहाँ पर जाते जाते आपके लिए इंफॉर्मेशन दोबारा बता दे। करंट अफेयर की मैगजीन आपको इस प्रकार से मिलने वाली है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन इकोनॉमी। मंथली बेस पर भी आपको क्या है मैगजीन आपको मिलेगी इसी प्रकार से। और डेली बेस पर जो अभी आपने करंट अफेयर का ये पीडीएफ देखा, ठीक है, जो पूरा करंट अफेयर देखा उसकी भी पीडीएफ आपको क्या है सिर्फ और सिर्फ 499 एक ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, और यही नहीं, आने वाले फ्यूचर तक, यानी आप जब तक आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके रखना चाहते हैं इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और प्रीवियसली जितना भी आर्टिकल हमने अपलोड किया है वो सब कुछ आपको एक ही स्थान पर मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर डेली, वीकली, मंथली पूरे साल भर का करंट अफेयर बुकलेट पीडीएफ फॉर्म में आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, रेगुलर बेस पर। इसी के साथ साथ यहाँ पर ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए सिंपल सा 8076586432 पे आप मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ ये अपना टेलीग्राम आईडी है, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज अपना जो अपने सोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंस्टाग्राम हो गया। इंस्टाग्राम तो काफी समय से बंद चल रहा है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर क्या है टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कि मुझे ग्रुप में ज्वाइन होना है, और आगे का जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है वह जरूर पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार से रेगुलर बेस पर वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।